हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम माई एसक्यूएल के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बाइनरी लॉग्स के बारे में जानेंगे। ये बाइनरी लॉग्स क्या होता है, इसका यूसेज कहाँ है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है बिकॉज कि ये बाइनरी लॉग्स के बारे में मैं डिटेल में बातें करूंगा बिकॉज ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सारे के सारे जितने भी इसके मेजर टॉपिक्स हैं वो सारे बाइनरी लॉग्स के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो सबसे पहले कि ये बाइनरी लॉग्स होता क्या है। तो जैसा कि आप नाम में देख सकते हैं, इट्स नेम सजेस्ट दैट ये एक लॉग है। तो लाइक लॉग्स ये भी एक जो भी इवेंट हम करते हैं डेटाबेस के अंदर, जिससे कि डेटाबेस में कोई चेंज होता है, वो सारा ये बाइनरी लॉग्स के अंदर हम लिखते हैं। लाइक जैसे हमने टेबल क्रिएट करे, कोई इंसर्ट किया, अपडेट किया, कोई अल्टर किया, डिलीट किया, ये जितने भी स्टेटमेंट्स जो कि डेटाबेस के अंदर कोई चेंजेज होता है, ये सारे के सारे हम बाइनरी लॉग्स के अंदर लिख लेते हैं। हाँ, वैसे स्टेटमेंट जैसे सिलेक्ट करते हैं, शो व्यू करते हैं और शो क्रिएट टेबल करते हैं, जिससे कि हमें डेटाबेस के अंदर कुछ राइट नहीं करते, सिर्फ हम वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो डेटाबेस वो बाइनरी लॉग्स के अंदर नहीं लिखे जाते। तो सबसे पहला है कि इसका यूज क्या है। इसके मेजर दो यूज हैं। एक तो पहला रिप्लिकेशन के अंदर है, दूसरा पॉइंट इन टाइम रिकवरी। जैसे रिप्लिकेशन जो मैं अभी आगे बताऊंगा, रिप्लिकेशन क्या होता है। जनरली रिप्लिकेशन में क्या है कि एक सर्वर के ऊपर जो भी एंट्री करते हैं वो कॉपी हो जाता है दूसरे सर्वर के अंदर, अगर हमने रिप्लिकेशन स्टार्ट किया तो वहां पे ये बाइनरी लॉग का यूज है। एंड प्लस पॉइंट इन टाइम रिकवरी, जैसे आरटीओ आरपीओ होता है, वहां पे भी ये पॉइंट बाइनरी लॉग्स का काफी यूज है। जैसे सपोज दैट कि आपने आज मिडनाइट में बैकअप लिया, फुल बैकअप आपके पास है, और सारे दिन आपके उसमें एंट्री होती रही, सारा दिन डेटा एंट्री होता रहा, ट्रांजेक्शन होते रहे। उसके बाद इवनिंग में आपका डेटाबेस क्रैश कर गया, सर्वर क्रैश कर गया। तो आप कैसे, बैकअप से तो आप मिडनाइट का डेटा आप लेंगे, उसके बाद के डेटा का क्या। तो वहां पे हमारा आता है बाइनरी लॉग्स का यूज, कि हम जो भी ट्रांजेक्शन हमने इन बिटवीन बैकअप एंड फेल्योर के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, वो सारा हम बाइनरी लॉग से रिकवर कर सकते हैं। डे टू डे यूसेज में भी आता है बाइनरी लॉग का यूज। वो भी रिकवरी के अंदर ही है। जैसे सम बाय मिस्टेक्स किसी ने ऐसी अपडेट स्टेटमेंट चला दी या डिलीट स्टेटमेंट चला दी जो कि हमें नहीं करने थे, उसने गलत डेटा डिलीट कर दिया। तो उस केस में भी हम बाइनरी लॉग का यूज करके कि क्या स्टेटमेंट चली है, उससे पहले का डेटा क्या है, वो हम रिकवर कर सकते हैं वो डेटा को भी। तो ये दो मेजर यूज है। हाँ, और एक जो इम्पोर्टेंट है बात कि जैसे आप कोई भी चीज इनेबल या डिसेबल करते हैं, ये बाइनरी लॉग्स को आपको सर्वर के, माई एसक्यूएल सर्वर के ऊपर आपको इनेबल करना पड़ता है। तो इनेबल जब आप करते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा जब हम लोड डालेंगे किसी भी सर्वर के ऊपर, तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा वो उसके रिसोर्सेज को यूज करेगा, तो जाहिर सी बात है कि आपके परफॉर्मेंस थोड़ा डिग्रेड होंगे। लेकिन इसका फायदा इतना ज्यादा है इनेबल करने का, बाइनरी लॉग को इनेबल करने का फायदा इतना ज्यादा है कि उस उस केस में आपके वो जो परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन है वो आपके काउंट में ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब हम सर्वर की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो लीजिए, अब हम अपने सर्वर के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे हमने दो इंस्टेंसेज ली है, एक माई एसक्यूएल 5.7 और एक माई एसक्यूएल 8.0 की। तो अभी मैं ये आप देख सकते हैं, एक आईपी है हमारे पास, ये 111 वाले, ये हमारा 5.7 है। यहाँ पे मैं माई एसक्यूएल का वर्जन दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये 5.7 है।
और यहाँ ये जो दूसरा है ये आईपी अलग है, ये 13 है, 113 आईपी है। एंड यहाँ पे माई एसक्यूएल का वर्जन जो है यहाँ पे 8.0 है, 0.37। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 5.7 का, क्यों बिकॉज कि मोस्ट ऑफ द माई एसक्यूएल जो डीबीए हैं अभी करेंटली वो 5.7 के यूजर हैं। तो वहाँ पे मैं पहले 5.7 दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या होता है, एंड फिर हम 8.0 पे चलेंगे। तो जो हम माई एसक्यूएल की बात करते हैं 5.5 की बात करूँ, 5.6 की बात करूँ, या फिर 5.7 की बात करूँ, इन सब जगह पे डिफॉल्ट में बाइनरी लॉग्स डिसेबल होता है। ये सब जगह बाइनरी लॉग्स डिसेबल होते हैं, यहाँ पे हमें इनेबल करता है। वहीं पे अगर मैं माई एसक्यूएल 8.0 की बात करूं, यहाँ पे डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। तो मैं यहाँ पे आपको ले चलता हूँ अपने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ इसके डेटा डायरेक्टरी में। यहाँ पे अगर आपने देखा, यहाँ कोई भी बाइनरी लॉग क्रिएटेड नहीं है, यहाँ पे कोई सा भी बाइनरी लॉग्स क्रिएटेड नहीं है। बिकॉज कि अगर मैं बात करूं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, क्योंकि हम जितने भी इनेबल डिसेबल कुछ भी करते हैं वो माई एसक्यूएल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल my.cnf के अंदर करते हैं। यहाँ पे देखिए बाइनरी लॉग, कुछ भी बाइनरी लॉग्स के बारे में नहीं लिखा हुआ। ये कुछ ये आप देख सकते हैं, ये सिंबॉलिक लिंक है बाइनरी, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब मैं वहाँ पे सिक्योरिटी की बात करूँगा, तब इन सब के बारे में मैं बात करूँगा। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे बाइनरी लॉग्स का कुछ भी नहीं लिखा है, अगर मैं इसे बाइनरी लॉग इनेबल करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा log_bin, और यहाँ पे बाइनरी लॉग का इनेबल करने के साथ यहाँ पे आपको उसका बेस नेम भी देना पड़ता है कि बाइनरी लॉग का नाम कहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये जनरली जो होता है ये बिन लॉग से होते हैं। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ABCD, आप कुछ भी जो जहां से भी बाइनरी लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप नाम कुछ भी दे दें, कोई मसला नहीं है, आप दे सकते हैं। बट मैं प्रेफर करता हूं कि मैं बिन लॉग डालूं। मैं इसके बारे में और भी बात करूंगा, इसमें यहाँ पे डिफरेंट नाम भी डाल के देखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि log_bin लिखा आपने, मैंने, तो यहाँ पे मैं log_bin लिखूं, log-bin लिखूं, बोथ आर द सेम नेम, सेम थिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर अंडरस्कोर केस अंडरस्कोर टेबल अंडरस्कोर नेम से, इसको आप लोअर अंडरस्कोर लिखें, लोअर हाइफन लिखें, हाइफन टेबल लिखें, हाइफन नेम्स लिखें, दो बोथ आर द सेम थिंग। तो मान लो कि मैंने यहाँ अंडरस्कोर नहीं लिखा, बिन हाइफन लिख लिया। और जब आप MySQL 5.7 के अंदर जब आप बाइनरी लॉग्स इनेबल करते हैं तो सबसे एक और भी चीज इसके साथ इनेबल करनी पड़ती है, वो है सर्वर आईडी। यहाँ पे हाइफन भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अंडरस्कोर डालता हूँ। सर्वर आईडी भी आपको मैंडेटरी है देना, और सर्वर आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए हमने 2 दे दिया। पॉजिटिव नंबर 0 से ऊपर ग्रेटर देन 0 कुछ भी डाल सकते हैं। और ये सर्वर आईडी मैंडेटरी है, अगर आपने सर्वर आईडी नहीं डाला तो आपकी MySQL की सर्विस रीस्टार्ट नहीं होंगी। आप फिर से इसको एक बार स्टॉप हुई तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ सर्वर आईडी मैंडेटरी है लॉगिन, जब हमने बाइनरी लॉग इनेबल किया तो। जब, और एक चीज और मैंने पहले भी बताया कि जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो आपको सर्विसेज रीस्टार्ट करनी पड़ती है।
तो हम सर्विस रीस्टार्ट कर लेंगे माई एसक्यूएल की। रीस्टार्ट हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे अभी बाइनरी लॉग का एक भी फाइल नहीं है। अभी जैसे ही मैं करूँ यहाँ पे फिर से एलएस करूंगा, आपको एक बाइनरी लॉग्स की फाइल दिख जाएगी। ये देखिए बिनलॉग 001। इसका फॉर्मेट होता है कि जो भी नाम डाला है आपने डॉट 6 डिजिट नंबर्स बनते हैं और ये हमेशा इंक्रीमेंट में होते हैं। 1 है, इसके बाद 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, 4, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनते जाएगा। और जब भी ये बाइनरी लॉग्स को इनेबल करते हैं तो उसी नाम से, जिस नाम से आपने बाइनरी लॉग का बेस नेम डाला है, उसी नाम से एक इंडेक्स फाइल भी क्रिएट होती है। और ये इंडेक्स फाइल कुछ नहीं है, ये जो बाइनरी लॉग्स, यूजेबल बाइनरी लॉग्स हैं, उसकी लिस्टिंग होती है इसके अंदर। मान लीजिए कि हमने इसके अंदर मैं दिखाऊंगा कि बाइनरी लॉग्स कैसे लिखे होते हैं। और इसको और ये जो बाइनरी लॉग्स है, ये जो आप देख रहे हैं बिनलॉग डॉट ट्रिपल 50+1 6 डिजिट नंबर, ये बाइनरी लॉग्स के इंक्रीमेंट कैसे कैसे होते हैं। तो इसको इंक्रीमेंट के लिए मैं बता दूं आपको कि ये इंक्रीमेंट 3 तरीके से हो सकते हैं। एक बार तो जैसे आपने सर्विस रीस्टार्ट किया, हमने यहाँ देख सकते हैं रीस्टार्ट किया सर्विस। जैसे एक बार फिर से मैं रीस्टार्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। रीस्टार्ट किया तो देखिए आपको एक दूसरा बन गया होगा, सेकंड भी बन गया ना, 1 था एंड 2 भी बन गया यहाँ पे। तो इस तरीके से ये बनते हैं। ये एक तो सर्वर रीस्टार्ट हो गया, या तो सर्वर कंप्लीट लिनक्स बॉक्स ही रीस्टार्ट हो गई, तो उस केस में भी माई एसक्यूएल रीस्टार्ट होगा। तो सर्वर रीस्टार्ट में एक बनता है सर्वर रीस्टार्ट, इस केस में बाइनरी लॉग एक नया बन जाता है। दूसरा है कि अगर आपने माई एसक्यूएल के अंदर हैं और फ्लश लॉग्स अगर आपने चला दिया, फ्लश अंडरस्कोर लॉग्स, तब भी एक बाइनरी लॉग, एक न्यू बाइनरी लॉग इनेबल्ड हो जाएंगे, वहां पे नया बाइनरी लॉग बन जाएगा। और तीसरा तब होता है जब मैक्स बिनलॉग साइज पहुंच जाता है हमारा। एक पैरामीटर है मैक्स बिनलॉग साइज, मीन्स कि आपने अगर मैक्स बिनलॉग का साइज नहीं कुछ दिया है, तो ये क्या होगा कि अब ये बाइनरी लॉग का कुछ तो लिमिट होगा ना, कि ये साइज आप ट्रांजेक्शन करते जा रहे हैं डेटाबेस में, इसमें राइट होता जा रहा है, एक कुछ तो लिमिट होगी कि इतने साइज के बाद एक नया बाइनरी लॉग बन जाएगा। तो इसका डिफॉल्ट जो वैल्यू है, डिफॉल्ट में जो है 1 GB है। 1 GB जैसे ही इसका साइज पहुंचेगा, बाइनरी लॉग का साइज, ये एक नया फाइल अपने आप बन जाएगा वहां पे डिफॉल्ट में। ऐसे आप इसकी साइज, जैसे मैं क्या करता हूँ अपने सर्वर के ऊपर, मैं जनरली इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट। इसका साइज मैंने 25 MB रखा है कि जैसे ही हमारे, क्योंकि इसको रीड करना, जब आप इससे रिकवरी, जब बाइनरी लॉग्स को यूज में लाएंगे रिप्लिकेशन के लिए, रिकवरी के लिए, पॉइंट इन टाइम रिकवरी के लिए, तब उस केस में आपको इसको रीड करने में काफी प्रॉब्लम आएगी अगर साइज बहुत बड़ा है तो। उस केस में हम क्या करते हैं कि इसका साइज मेंशन कर देते हैं, मैक्स बिनलॉग का साइज हम 25 MB दे देते हैं। या आपकी मर्जी है, 10 MB दे दे, 20 MB दे दे, 30 MB दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन डिफॉल्ट में 1 GB होता है। अगर आपने कोई साइज नहीं दिया तो 1 GB बनने के बाद, 1 GB पहुंचने के बाद ये नया फाइल बना देगा। तो 3 तरीके से आपने देख लिया कि ये न्यू फाइल बन जाते हैं। एक तो फ्लश लॉग्स, जैसे मैं आपको फ्लश लॉग्स करके दिखाता हूं। अगर मैं माई एसक्यूएल के अंदर हूं और यहाँ पे अभी आपने देखा था ये 2 है नंबर, इसको मैं फ्लश लॉग्स कर देता हूं।
सॉरी ये प्लस लॉग्स अंडरस्कोर नहीं होता, प्लस लॉग्स, प्लस लॉग्स कर दिया हमने। और माई एसक्यूएल के अंदर अगर सपोज कि आप एक डीबीए हैं, आपके पास कंप्लीट राइट है माई एसक्यूएल के अंदर, और आप सर्वर के ऊपर नहीं हैं, सर्वर के ऊपर आपको राइट्स नहीं दिए गए हैं। दिस मीन्स कि अगर आपको सर्वर के ऊपर राइट्स नहीं है तो आप ये जो डायरेक्टरी है इसके अंदर नहीं जा सकते। होता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, सिनारियो में ऐसा होता है कि आपको लिनक्स बॉक्स के अंदर आपको परमिशंस नहीं दिए जाते। आप यहाँ पे अंदर वेर लीव माई एसक्यूएल के अंदर नहीं जा सकते। अगर यहाँ पहुंच भी गए तो आप कोई कमांड नहीं चला सकते। जैसे मैं तो यहाँ पे डेमो के लिए है, मैं रूट यूजर हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ भी चला सकता हूँ। तो आपने देखा था कि मैंने यहाँ पे फ्लश लॉग्स किया, तो अब ये 3 बन जाएगा, ये तीसरा बन गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से आपका होता है 3 तरीके से, एक तो सर्वर रीस्टार्ट, फ्लश लॉग, या फिर मैक्सिमम साइज पहुंच जाए बाइनरी लॉग का तब, या फिर मैक्सिमम लॉग साइज आपने जो भी एमबी दिए हैं, 10 एमबी, 20 एमबी, 25 एमबी जो भी दिए हैं, उसके बाद ये नया फाइल बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से है यहाँ पे। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि इनेबल तो हमने कर दिया, और ये जो बाइनरी लॉग्स होता है, ये बाइनरी लॉग्स को आप, ये एक लॉग फाइल जरूर है, बट आप इसको रीड नहीं कर सकते थ्रू द लिनक्स कमांड। जैसे मैं एक काम करता हूं, मेरे पास ये बाइनरी लॉग 1 है, मैं इसको रीड करने की कोशिश करता हूं, कैट करता हूं, कैट, देखिए इसके अंदर क्या लिखा है आपको कोई अता पता नहीं रहेगा। जैसे मैं विम करता हूँ, विम में मैं बिनलॉग 3 को रीड करता हूँ, इसके अंदर क्या लिखा है, ये सारे इनक्रिप्टेड होते हैं, ये बाइनरी फॉर्मेट में है एंड इनक्रिप्टेड होते हैं, आप इसको रीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो और अगर आप माई एसक्यूएल के अंदर हैं, तो अगर मुझे परमिशन नहीं है लिनक्स बॉक्स में अंदर जाने की, तो जो भी हम काम करेंगे वो माई एसक्यूएल के अंदर से करेंगे। हमने माई एसक्यूएल लॉगिन कर लिया, अब जो भी काम करना है, तो यहां से आपको फ्लश लॉग्स करके, आपने फ्लश लॉग्स किया, आपकी एक नई फाइल बन गई। और अगर आपके पास कितने बाइनरी लॉग्स हैं उसको देखना है, तो आप कैसे देखेंगे? सो बाइनरी लॉग्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अभी फिर से फ्लश लॉग्स किया तो 4 बन गए, तो बाइनरी लॉग्स आपको दिख जाएंगे और इसकी साइज दिख जाएगी इन बाइट्स में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बाइनरी लॉग्स के ऊपर हम यहाँ काम करते हैं। और एक इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ पे ये है। ठीक है, लॉगबिन हमने इनेबल किया। सपोज दैट अगर हमने यहाँ पे लॉग बिन जो हमने इनेबल किया है, लॉग अंडरस्कोर बिन, यहाँ पे हमने बिन लॉग नाम दे दिया, इसका बेस नेम हमने बिन लॉग डाला। सपोज कि हमने यहाँ पे लॉग बिन का नाम, और ये बेस्ट है, बिन लॉग ही डालना चाहिए, ये प्रॉपर माई एसक्यूएल सजेस्ट करता है आप बिन लॉग डालें। इनफैक्ट 8 में तो डिफॉल्ट में इनेबल होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि माई एसक्यूएल 8 में बाइनरी लॉग्स इनेबल्ड होते हैं, वहां पे जो बाइनरी लॉग्स बनते हैं बिन लॉग से ही स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो कि बिन लॉग लॉग बिन का नाम हमने इस तरह से कुछ नाम ही नहीं दिया, तब क्या होगा उस केस में? चलिए मैं इसका प्रैक्टिकल आप करके देख लेना, मैं इसलिए नहीं यहाँ पे करके बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा होने वाला है, तो इसलिए मैं हर चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप ऐसा करके देख सकते हो। तो मान लो कि हमने कोई नाम नहीं दिया, उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको यहाँ पे जो होस्ट नेम होता है, होस्ट नेम क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे VM-02, और होस्ट नेम जब मैंने किया तो VM-02,
तो ये जो नाम होगा लॉगबिन का, जो बेस नेम होगा, ये यही होगा, होस्ट नेम हाइफन बिन। ठीक है, ये बिन होगा, ये बाइनरी नहीं, बिन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा। अगर मान लो कि आपने यहाँ पे लॉगबिन का नाम जो बेस नेम है वहां यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, बेस नेम तो आपने लिखा ही, डॉट में एक्सटेंशन भी ए बी सी डाल दी। अब क्या होगा, जो नाम बनेगा हमारा बाइनरी लॉग्स का, आप इसको चेक करके देखना, यहाँ पे एक्सटेंशन को इग्नोर कर दिया जाता है। यहाँ पे जो नाम बनेगा वो बिनलॉग डॉट 6 डिजिट का बनेगा, वो जो भी 2 4 1 बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते, इसको करके देखना आप, ये एबीसी जो है ये एक्सटेंशन हट जाएगा और जो बेस नेम बनेगा वो एक्सटेंशन से पहले वाले टेक्स्ट बन जाएंगे। तो अब मैं आपको इसमें माई एसक्यूएल के अंदर जाकर आपको पैरामीटर्स बता देता हूं कि आप कैसे चेक करेंगे। तो इसको चेक करने का तरीका मैंने पहले भी, कोई किसी भी पैरामीटर के बारे में जानना है तो आप सेलेक्ट एट द रेट से आपका, अगर एट द रेट लिखा तो ये सेशन वेरिएबल आएगा, डबल एट द रेट डालेंगे तो ये ग्लोबल वेरिएबल आएगा, और वेरिएबल का पैरामीटर का नाम डाल देंगे आप यहाँ पे। तो इसके क्या वैल्यूज है, ये 1 है, मीन्स इनेबल्ड है। उसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट एट द रेट मैक्स बिनलॉग साइज, मैक्स बिनलॉग साइज, यहाँ पे ये है, ये इसको जब ये बाइट्स में होता है साइज, इसको अगर आप देखेंगे तो इसको केबी में करेंगे फिर एमबी में करेंगे तो ये 1 GB आएगा, ये साइज 1 GB है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए पैरामीटर का नाम नहीं पता है कि हमें कौन उसके कुछ टेक्स्ट पता है कि ऐसा तो कुछ है, साइज करके है या बिनलॉग नाम से है, लेकिन मुझे मैक्स बिनलॉग साइज या लॉग अंडरस्कोर बिन पूरा याद नहीं आ रहा है, तो उस केस में भी आप उस पैरामीटर का के बारे में जान सकते हैं। उसको उसके लिए लिखेंगे सो ग्लोबल डबल एट द रेट से ग्लोबल आता है, यहाँ पे मैं ग्लोबल लिखूंगा, ग्लोबल वेरिएबल्स लाइक, यहाँ परसेंटेज परसेंटेज के अंदर आप बिन लिख दीजिए। मान लीजिए कि लॉग आपको याद है या कुछ बिन बाइनरी लॉग है तो बिन नाम होना चाहिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका आ गया लॉग बिन, ये ऑन है। उसी तरीके से अगर आपके पास मैक्स बिन लॉग साइज है तो बिन लॉग अगर आपने लिख दिया यहाँ पे तो यहाँ पे भी आ जाएगा मैक्स बिनलॉग साइज। आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा एग्जैक्ट, तो नाम तो आपको याद नहीं है, तो बिनलॉग से जो जो भी होंगे जितने होंगे सारे आ जाएंगे वहां पे, मैक्स बिनलॉग साइज 1 GB आपको दिख जाएगा यहाँ। इस तरह से हमने 5.7 पे देख लिया। अब हम चलते हैं कि यहाँ पे इनेबल बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है 5.7 के अंदर, 6 के अंदर, 5.5 के अंदर इसको इनेबल कर देते हैं। लेकिन जब हम ये 8.0 में आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे पहले जैसे वहां पे गया था मैं, उसी तरह से पहले where lib mysql, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी काफी सारे बाइनरी लॉक्स ऑलरेडी हैं यहाँ पे। तो अब जितनी बार ये स्टार्ट करेंगे, कुछ भी काम कर रहे हैं तो यहाँ से देख सकते हैं बाइनरी लॉक्स ऑलरेडी हैं। लेकिन बाइनरी लॉक्स तो है यहाँ पे, लेकिन बिनलॉग के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नहीं लिखा मिलेगा आपको।
यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और इसको मैं उस तरीके से चेक भी कर सकता हूँ वेरिएबल्स का कि सेलेक्ट, पहले माई एसक्यूएल के अंदर चले जाते हैं, सेलेक्ट @logbin, हमें यहाँ ये बता देगा कि इनेबल है या डिसेबल है। यहाँ पे इनेबल दिख रहा है, जबकि हमारे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। दिस मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे कि बाय डिफॉल्ट यहाँ इनेबल होता है। आप सर्वर आईडी देखेंगे यहाँ पे, वो भी आपको इनेबल मिलेगा, जबकि सर्वर आईडी भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से है। यहाँ सर्वर आईडी भी 1 से, जनरली जो डिफॉल्ट में होता है 1 से ही स्टार्ट होते हैं सर्वर आईडी, तो ये इनेबल है। तो इसमें अगर इनेबल है और मान लीजिए कि आपको उसकी जरूरत है ही नहीं, आपको डिसेबल करना है, तब क्या करेंगे? तो आपको डिसेबल करने के लिए इसको, तो डिसेबल करने के लिए हमें यहाँ पे जो है स्किप लॉग बिन इक्वल्स टू 1 लिख देंगे। अब जब हमने यहाँ पे स्किप लॉग बिन लिख दिया, अब जब हमने पैरामीटर में कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करे तो हमें रीस्टार्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, रिस्टार्ट हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 32 है, जो कि पहले से, एक बार और मैं अभी लास्ट जो है हमारे पास 32 है, एक बार और रीस्टार्ट में करता हूं तो 33 बनने चाहिए थे, एक बार और रीस्टार्ट करता हूं तो 34 बनने चाहिए थे, बट यहाँ पे आपको भी दिखेगा कि यहाँ पे 32 ही है लास्ट। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे डिसेबल करते हैं अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको एक चीज और दिखाया था, बताया था कि अगर हम यहाँ पे बिनलॉग यहाँ पे बिनलॉग का हमने पूरा डिटेल देखा तो कितने हैं, 1 से लेके 32 तक है। इसके बीच में बिनलॉग इंडेक्स है। ये बिनलॉग इंडेक्स का क्या काम है? ये जितने भी यूजेबल हमारे पास बाइनरी लॉग्स हैं, ये सारे किस, ये इंट्री को रखता है। ये जैसे मैं अगर इसको दिखाऊं आपको, बिनलॉग डॉट इंडेक्स, ये देखिए आपके पास सारा का सारा यहाँ डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सारा डिटेल लिखा होता है इस तरीके से। तो आप एक और भी काम कर सकते हैं कि अगर आपको बाय चांस, अगर आपने यहाँ पे शो बाइनरी लॉग्स किया, अगर माई एसक्यूएल के अंदर जाएं हम और यहाँ पे शो बाइनरी लॉग्स करूं मैं, तो आपको क्या बताएगा? यू आर नॉट यूजिंग बाइनरी लॉग्स बिकॉज कि हमने दिस बाइनरी लॉग्स को डिसेबल कर रखा है। तो हम, और अभी फ्लश लॉग्स भी मैं करूंगा तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपके पास 32 था, अभी भी 32 ही दिखेगा, 32 ही लास्ट दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिसेबल कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। और बाय चांस आपने इस तरह से लिखा, सपोज आपने बाइनरी लॉग्स के अंदर आपने ये इस तरीके से लिख दिया, लॉग बिन इज इक्वल्स टू बिन लॉग, और इसके बाद फिर से आपने यहाँ स्किप लिख दिया, स्किप बिन लॉग इज इक्वल्स टू 1,
मीन्स की बाइनरी लॉग स्किप, आपने दोनों चीजें लिखी, बाइनरी लॉग इनेबल भी किया प्लस बाइनरी लॉग स्किप भी करो, तो जो भी पैरामीटर बाद में होता है उसका प्रेसिडेंस होता है। आपने बिन लॉग पहले इनेबल किया फिर बाद में डिसेबल कर दिया तो बाद में डिसेबल ही रहेगा। सपोज आपने यहाँ पे पहले स्किप किया बाद में आपने इनेबल किया, इनेबल किया विथ बेस नेम बिन लॉग, तो ये इनेबल ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे काम हम दोनों को भी डाल सकते हैं, लेकिन जो बाद में होगा वो उसकी प्रेसिडेंस आएगी, वो पहले काम करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इनेबल कर लेते हैं। इसको मैं सिंपली यहाँ पे डिलीट कर देता हूं। और एक और भी चीज होता है यहाँ पे, मैं इसको एक और भी यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर होता है, वो है एक्सपायरी लॉग्स डेज। इसको मैं यहाँ पे डिटेल में लिखता हूं, एक्सपायरी ये पैरामीटर क्या करता है। सपोज आपके पास ये सपोज मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सपायरी लॉग्स डेज। डेज इज इक्वल्स टू 0। जब भी हम पैरामीटर चेंज करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर तो हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। कर हो गया यहाँ पे। चलिए मैं इसको आपको डिटेल में समझा देता हूँ, इसके इससे रिलेटेड और भी कुछ चीजें हैं जो कि इसको हम बाद में चेक कर लेंगे क्या इशू आ रहा है। रिस्टार्ट कर लिया, अब आपने हमने जब इनेबल कर दिया मीन्स हमने स्किप वाला हटा दिया वहां से, तो 32 की जगह 33 बन गए होंगे। अगर हम ls -lhrt मैं करूं यहाँ पे आपको 33 और 34 भी दिख रहा है बिकॉज हमने 2 बार रीस्टार्ट करे हैं। तो ये आपको शो कर रहा है कि आपने इनेबल कर लिया है। ठीक है, पहले हमने हटा के रीस्टार्ट किया था फिर से अभी किया तो 33 34 बन गए हमारे पास। ठीक है, ये मैं एक्सपायरी लॉग्स डेज ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये क्या करता है, अगर आपके पास इतने बाइनरी लॉग्स हैं, ठीक है, ये 6 जून को पहला बना था, उसके बाद से 20 जून तक हो गए हम, और ये अभी तक बन रहा है। सपोज ये बाइनरी लॉग्स अगर हमारे पास साल 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर हो गए, ये बनते चले जाएंगे, ये बनते चले जाएंगे, तो क्या होगा, आपका सारा का सारा जो डिस्क है वो फुल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द बाइनरी लॉक्स। आपने ट्रांजेक्शन नहीं करे, कम भी कर रहे हैं, लेकिन ये बाइनरी लॉक्स बनता जा रहा है, बनता जा रहा है पर डे थोड़े से ट्रांजेक्शन के लिए, लेकिन तो आपका डिस्क को फुल कर देगा। और जनरली हमारे जो बाइनरी लॉक्स का यूज मैंने क्या बताया था कि रिप्लीकेशन में है एंड पॉइंट एंड टाइम रिकवरी में है। तो रिप्लीकेशन पर डे पर सेकंड के बेस पे होता है, तो बहुत पुराने बाइनरी लॉक्स की जरूरत भी नहीं है। रिकवरी अगर आपके पास पिछला बैकअप है तो आज की बाइनरी लॉक चाहिए, पिछले बाइनरी लॉक्स की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये वही है कि एक्सपायरी लॉग डेज, जैसे ही हमने यहाँ पे मान लो कि 30 जो मैं यूज करता हूँ 30, दिस मीन्स 30 डेज का हम बाइनरी लॉग्स रख सकते हैं, रखते हैं, रखेंगे हम यहाँ पे। बाकी उससे जैसे ही ये 30 डेज से ज्यादा होगा, 31 डेज होगा, 35 डेज हो जाएगा, अगर उस बाइनरी लॉक्स को क्रिएट हुए वो अपने आप डिलीट हो जाएंगे, वहां से एक्सपायर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसकी कुछ वैल्यू है।
अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं एक्सपायरी लॉग डेज का, अगर मैं माई एसक्यूएल के अंदर जाता हूं और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके दिखाऊं, सेलेक्ट लॉग्स डेज, एक्सपायरी, सॉरी एक्सपायरी नहीं, एक्सपायर, एक्सपायर लॉग्स डेज, ये 0 है, ये 0। और अगर आप 5.7 में भी देखें सेम चीज, ये 5.7 में हूं मैं, चलिए मैंने जब कॉन्फ़िगरेशन में डाला था वहां एक्सपायरी लिख दिया था, इस वजह से वो उसने एरर कर दिए थे। एक्सपायर लॉग डेज यहाँ भी 0 है, लेकिन इन 5.7 एंड 5.8 के 0 में अंतर है। लाइक अगर आपने ये 5 आपके पास 5.7 है और यहाँ पे एक्सपायर, एक्सपायर, XPIRE, एक्सपायर लॉग्स डेज, एक्सपायर लॉग्स डेज इक्वल्स टू अगर 0 है और ये आपका सर्वर यदि 5.7 है, तो यहाँ पे इसका मतलब है नेवर एक्सपायर। ये जो बाइनरी लॉग्स बनेंगे 5.7 के अंदर, ये कभी भी एक्सपायर नहीं होंगे। सो बाइनरी लॉग्स, लॉग्स करूं, ये जो बाइनरी लॉग्स है 1 2 3 4 से 1000, 10,000, 100,000 इस तरह से बनते चले जाएंगे, ये कभी भी एक्सपायर नहीं होंगे। लेकिन यही सेम अगर एक्सपायर लॉग्स डेज अगर 5 ये 0 है ऑन 8.0 के अंदर, 8.0.10 या उससे ऊपर, तो यहां पे जो डिफॉल्ट एक्सपायरी है वो 30 डेज का है। आपने यहां पे देखा दोनों जगह ही 5.7 पे भी एक्सपायर लॉग्स डेज 0 है एंड 5.7 पे भी 0 है एंड 8.0 पे भी 0 है, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। यहाँ पे 8.0 में जो लॉग्स है वो 30 डेज में एक्सपायर कर जाएंगे, लेकिन 5.7 में कभी एक्सपायर नहीं होंगे। इनके 5.7 और 8.0.10 के बीच में और भी हैं वर्जन्स हैं, जैसे 8.0.1 से लेके 9 के बीच में, इन सब की एक्सपायरी जो है समथिंग वैरी करता रहता है, वो समटाइम नेवर एंडिंग है, कहीं का 30 है, लेकिन 8.0.10 से ऊपर कोई भी वर्जन आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपायरी 30 डेज ही है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी पर्जिंग होती है। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि सो बाइनरी, ये 5.7 में है। अगर मैं 5.8 की बात करूं, जैसे अच्छा मैं यहाँ पे मैंने आपको बाइनरी लॉग्स इन एक्सपायरी का यूज करके दिखा देता हूँ एक बार। उसमें पीछे जब मैंने किया था तो एरर आ गए थे। इक्वल टू जनरली मैं 30 का यूज करता हूँ, ऐसे भी यहाँ डिफॉल्ट भी 30 है,
8.0 में डिफ़ॉल्ट 30 ही है और मैंने 30 रख भी दिया है। दिस मीन्स कि अगर डिफ़ॉल्ट 30 नहीं भी होता, नेवर एक्सपायर भी होता, अगर मैं 5.7 की बात करूं, नेवर एक्सपायर है, वहां पे भी मैंने इसको रख दिया तो ये 30 डेज में एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसकी पर्जिंग से रिलेटेड कुछ बता देता हूं कि जैसे 100 बाइनरी लॉग्स करे हमने, यहाँ पे इतने सारे बाइनरी लॉग्स है। सपोज आपने एक्सपायरी लॉग्स नहीं डाले हैं या फिर डाले भी हैं तो समटाइम ऐसा हो गया कि बाइनरी लॉग की साइज बहुत ज्यादा हो गया, आपके डिस्क को इम्पैक्ट कर रहा है, डिस्क का साइज फुल होने लगा है। लाइक जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैक्स बिनलॉग साइज जो डिफॉल्ट है 1 GB है, लेकिन समटाइम इसके साइज मोर देन 1 GB भी हो सकते हैं। वो कैसे? मैक्स बिनलॉग साइज का वैल्यू या तो हम डाल दें 25 MB डाल दें, 30 MB डाल दें, या फिर डिफॉल्ट 1 GB का होगा। समटाइम जो भी हमने 25 MB डाला है या फिर डिफॉल्ट में 1 GB है, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। वो इस कारण से कि जो भी ट्रांजेक्शन, जब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, सपोज हमने 10,000 या फिर 1 लाख या 1 करोड़ और रिकॉर्ड्स के ऊपर कोई अपडेट चला दिया, वहां पे 1 लाख रिकॉर्ड जब अपडेट होंगे, उनके अगर लॉग फॉर्मेट जो है बाइनरी फॉर्मेट रो है, उतना सारा आपका स्टेटमेंट बनेगा। 1 करोड़ अगर रिकॉर्ड्स को अपडेट किया, 1 करोड़ स्टेटमेंट बनेंगे जो, और ये स्टेटमेंट ये ब्रेक नहीं हो सकते, ये दो फाइलों में नहीं लिख सकते हम, तो एक ही फाइल के अंदर लिखने के लिए उसको हो सकता है कि 1 GB से ज्यादा चला जाए इसका साइज, या फिर अगर हमने 25 MB दिया है तो ये 25 MB से 50 MB भी पहुंच सकता है। ठीक है, क्योंकि एक स्टेटमेंट वन प्लेस पे होते हैं, एक पोजीशन के अंदर होता है। वो मैं जब बाइनरी लॉग्स को ओपन करूंगा तो पोजीशन क्या होता है, कितने से कितने के बीच में आप लिख सकते हैं, वो कैसे इसका साइज बढ़ जाएगा वो मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन यही मैं बता दे रहा हूं कि मतलब अगर साइज आपका 1 GB है तो दिस नॉट मीन्स कि हमेशा 1 GB भी होगा, समटाइम्स इसका साइज बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं, ये बाइनरी लॉग्स है, अगर मैं बाइनरी लॉग्स को मुझे हटाना है, अभी मुझे हटाना है, तो हम कैसे हटाएंगे? अभी मैं इसका एक और सेशन ओपन कर लेता हूँ, 8.0 वाले का एक और सेशन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी 1 से है, अगर यहाँ पे जो मैं मुझे पर्ज करना है इन सब बाइनरी लॉग्स को, सपोज मुझे हटाना है, तो मैं कैसे हटाऊंगा? इसके हटाने के सिंगल सिंगल आप नहीं हटा सकते, इसमें हटाना है। अगर मान लो कि मुझे 7 से पहले वाले जितने भी बाइनरी लॉग्स है इनको हटा देना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? पर्ज बाइनरी लॉग्स 2। अगर 7 मैंने डाल दिया यहाँ पे, तो 7 से पहले पहले जितने भी हैं इसको सिंगल कोट्स में डालिए, 7 से पहले वाले 7 रह जाएगा और इसके बाद वाले जितने भी हैं वो सारे हट जाएंगे। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूं, यहाँ पे जो आपको बाइनरी लॉग्स है ये 7 से दिखेगा, उसके ऊपर वाले 1 2 3 4 5 6 चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाइनरी लॉग्स को पर्ज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि मान लीजिए आपके पास इस तरीके से बाइनरी लॉग्स है, यहाँ पे मैं आपको यहाँ भी दिखा दूं,
यहाँ पे 7 तक है, 7 है, इससे ऊपर वाले हट गए। सपोज आपको 16 जून का 1642 तक के जितने भी हैं उसको पर्ज कर देना है, हटा देना है। ठीक है, 16 जून का 1642 तक के, तो हम इसके लिए इस तरीके से लिख सकते हैं, पर्ज बाइनरी लॉग्स बिफोर यहाँ सिंगल कोट्स में आप लिख देंगे 20240616 एंड हमने क्या लिखा था, 1642, 16 जून का 1642, 1642 अगर मैंने ये लिखा तो ये क्या करेगा, बिफोर, इस डेट से पहले के जितने भी हैं, कितने बाइनरी लॉग्स हैं, अगर आप यहां से पहले 1642, इससे पहले कितने बाइनरी लॉग्स हैं, अगर आप देखें यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बाइनरी लॉग्स हट जाएंगे, मीन्स 17 तक रहेगा, 17 से पहले वाले सारे हट जाएंगे। क्या हुआ, 16 सारे रह गए, यहाँ पे हटे नहीं। पर्ज बाइनरी लॉग्स बिफोर 2016, अच्छा सॉरी, या मैंने 16 की जगह 14 लिख दिया, 16, ओके। सो अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखो 17 आपके रह गए, 1642 से पहले वाले जितने हैं ये सारे चले गए, और 17 आपको अब यहाँ पे दिख जाएगा, 17 वाले सारे हट गए, 17 से पहले वाले। ठीक है, इस तरीके से आप पर्ज कर सकते हैं। और अगर आपके पास लिनक्स बॉक्स में जाने का परमिशन है, वहां पे रीड राइट करने का परमिशन है, तो आप डायरेक्टली यहां से भी हटा सकते हैं। अगर मान लो कि अगर समटाइम ऐसा हो जाता है, रियल सिनारियो की बात कर रहा हूं, ऐसा हो जाता है कि आपकी माई एसक्यूएल की सर्विस बंद हो गई ड्यू टू द इनसफिशियंट डिस्क स्पेस, और उसके रीजन हो सकते हैं कि बाइनरी लॉक्स बहुत ज्यादा बन गए, बहुत सारा साइज हो गया, तो आप माई एसक्यूएल तो चल नहीं रहा, तो आप ये कमांड माई एसक्यूएल में जा नहीं सकते, आप ये कमांड चला नहीं सकते, पर्ज बाइनरी लॉग्स। तो अब आपको क्या है कि आपको माई एसक्यूएल की डेटा डायरेक्टरी में जाके वहां से मैनुअली पर्ज करना पड़ेगा, लेकिन उसके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। मान लीजिए कि हमने rm-rf कमांड, जो जिससे कि हम लिनक्स कमांड में डिलीट करते हैं, इसको 17 एंड 18 दो फाइलें हैं, इसको मैं हटाना है, तो मैंने यहां सिंपल हटा दिया, सिंपल हटा दिया, यहाँ पे यहां से हट गए। लेकिन अगर आपने इस तरह से हटाया है, तो आप अगर आप इंडेक्स फाइल के अंदर जाएंगे, ठीक है, अगर आप विम बिन लॉग डॉट इंडेक्स फाइल के अंदर जाएंगे तो 17 और 18 ऑलरेडी यहाँ पे है, जबकि आपने मैनुअली उसको हटा दिया, लेकिन वहां पे है, जो कि ये काम नहीं करने हैं हमें, ये इशू क्रिएट कर सकता है। तो आपको क्या करना है, इंडेक्स से भी उसको हटा देने हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहां से भी इसको हटा दूंगा, इंडेक्स फाइल से भी, यहां से भी हटा दिया। अदरवाइज आपको इशू नहीं आता है, मैंने तो कई बार ऐसा किया है प्रोडक्शन में, लेकिन इशू नहीं आता है, लेकिन आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं आएगा, इशू आ सकता है। आप
और एक चीज और कि आप जब भी इस तरीके से हटाएं, आप माई एसक्यूएल के थ्रू जब जाएंगे तो कभी भी जो लास्ट बाइनरी लॉग है आप इसको ये पर्ज बाइनरी लॉग कमांड से नहीं हटा पाएंगे। ठीक है, ये इस कमांड से नहीं हटा पाएंगे, और ना आप कभी बाइन rm-rf कमांड से भी लास्ट को नहीं हटाइए। जैसे ही आपने इसको हटाया आप बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे, फिर उसके बाद आपको बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, आपकी सर्वर तत्काल के लिए तो डाउन होगी ही होगी। ठीक है, तो जो लास्ट, आप लास्ट को छोड़ के उसके ऊपर के सारे उड़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन लास्ट जो बाइनरी लॉग है इसको आप कभी भी डिलीट पर्ज मीन्स rm-rf से नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना कर लेते हैं अपनी एक्टिविटी। फिर इसके बाद जो है, हाँ, रीड करने की बात आती है कि मैं अब चलता हूं माई एसक्यूएल के अंदर, और हम एक यहाँ पे टर्म होता है, इसके बारे में अभी बाइनरी लॉग्स से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटी है अभी, ये जो कि एक बार में नहीं कई बार में कवर होंगे। तो जो बाइनरी लॉग्स के जो फॉर्मेट्स हैं, इसका बाइनरी लॉग्स फॉर्मेट, ये तीन तरीके के बाइनरी लॉग्स होते हैं। एक तो रो बेस्ड, दूसरा स्टेटमेंट बेस्ड, अगर आप सिंपल लिखना चाहते हैं तो बेस्ड नहीं लिखेंगे हम, रो बेस्ड बाइनरी फॉर्मेट होता है, स्टेटमेंट बेस्ड होता है, एंड एक मिक्स्ड होता है। तो जो डिफॉल्ट होता है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये तीन तरह के बाइनरी लॉग फॉर्मेट होते हैं, तीनों के अपने फायदे हैं, तीनों के अपने नुकसान हैं। इसमें से इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा है। हम अपना जो अपने जो प्रोडक्शन सर्वर्स है उसमें सबसे अच्छे तरीके से कौन सी बाइनरी लॉग फॉर्मेट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड जो है उसमें रो भी आता है, स्टेटमेंट भी आता है, तो कब रो आता है, कब स्टेटमेंट आता है, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, तब देखेंगे जब मैं रिप्लिकेशन बताऊंगा। अभी इसको बताने का फायदा नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, तो इसलिए मैं इसका नाम बता देता हूँ कि ये तीन तरह के बाइनरी लॉग फॉर्मेट होते हैं। तो अभी मैं जब आपने बाइनरी लॉग्स इनेबल किया उसी समय बाइनरी लॉग फॉर्मेट भी इनेबल हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं शो इस तरह से, सो अगर मुझे पूरा नाम नहीं पता है, वेरिएबल्स लाइक, अगर मुझे पूरा पैरामीटर का नाम नहीं पता तो मैं इस तरीके से लिख लेता हूं, फॉर्मेट, बिनलॉग फॉर्मेट। आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, इसका नाम है बिनलॉग फॉर्मेट, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जब आपको इस तरह से आ गया तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओ सॉरी, सेलेक्ट @ बिनलॉग फॉर्मेट रो। ठीक है, ये डिफॉल्ट होता है। जब से ही आपने बाइनरी लॉग्स इनेबल किया उसमें जो भी राइट होगा वो रो फॉर्मेट में। अब ये रो फॉर्मेट क्या होता है इसको मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा जब रिप्लिकेशन देखेंगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए, डिफॉल्ट में रो बेस्ड हमारा बाइनरी फॉर्मेट होता है। ठीक है, अभी हम अच्छा, अभी मैं एक काम करता हूं, आपको एक डेटाबेस क्रिएट, अभी हम मैं दिखाऊं अगर आपको, सो डेटाबेसेस, यहाँ पे कोई डेटाबेस नहीं है यूजर डिफाइंड डेटाबेस, तो मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूं।
सबसे पहले एक फ्लश लॉग कर लेते हैं सो दैट कि जो भी मैं कमांड लिख रहा हूँ ये न्यू बाइनरी लॉग में जाए। अभी हमारे पास जो सो बाइनरी लॉग्स 35 है, अब मैं प्लस लॉग्स कर लेता हूँ सो 36 आ जाएगा। अब मैं क्रिएट डेटाबेस कर लेता हूँ, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम हम डेमो रख लेते हैं, ठीक है। तो सो डेटाबेसेस डेमो आ गया, यूज डेमो, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल टीएमपी टीआईडी इंटीजर टाइप का है, टी नेम वर्कर है, ठीक है। टी डेट भी लिख लेते हैं, एक डेट, डेट टाइप का ही ले लेते हैं, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। इसके अंदर जब मैं टेबल है इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लेता हूं, वन ABC नेम हमने डाल दिया, TID में हम डेट में हमने लिया 202406, सपोज आज है 20 तो 20 ही ले लेते हैं। सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़े से स्टेटमेंट गलत लिख लिए, इनटू इनटू टेम्प, ये मैंने एक रिकॉर्ड बना लिया, दूसरा रिकॉर्ड भी मैं बना लेता हूं, XYZ कर लेते हैं, यहाँ पे 21 कर लिया हमने, ठीक है। इस तरीके से हमने कुछ एक्टिविटी करी डेटाबेस के अंदर। तो ये सारे जो भी, और यहाँ पे आपने देखा जो भी स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये सारे के सारे आपके डेटाबेस के अंदर चेंज कर रहे हैं, डेटाबेस के अंदर चेंज कर रहे हैं, तो ये सारे बाइनरी लॉग्स के अंदर जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीएमपी करूंगा तो ये दो रिकॉर्ड दिख रहे हैं, ये स्टेटमेंट बाइनरी लॉग में लॉग नहीं होगा, बिकॉज कि ये जो मैंने एक्सट्रैक्ट करे हैं डेटा, ये कोई इवेंट नहीं है ऐसा जो कि डेटाबेस में चेंज कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं चलता हूं यहाँ पे, यहाँ पे आपको दिख रहा है 36 हमारा लास्ट बाइनरी लॉग है। तो इस बाइनरी लॉग को हमें मैनुअली नहीं, ये सिंपल बाइनरी लॉग्स नहीं है, एक बाइनरी फॉर्मेट है जो कि हमें लिनक्स के कमांड के थ्रू नहीं पढ़ सकते। कैट मैंने अगर इस तरह से करा, ये आपको कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पे, ये आपके लिए यूजलेस है। यहाँ पे विम मैं करूं ये फाइल को, ये आपके लिए यूजलेस है, कुछ भी आपको दिखेगा ही नहीं, आप नहीं पढ़ पाएंगे इसको। तो इसको पढ़ने के लिए एक एक टूल है, इसको पढ़ने का माई एसक्यूएल ने एक टूल दिया है, बिकॉज कि ये बाइनरी फॉर्मेट है और इसको इसलिए इनक्रिप्टेड किया गया है, बाइनरी फॉर्मेट में दिया गया है कि ये काफी सेंसिटिव है। ये इसके अंदर किसी के पासवर्ड लिखे हो सकते हैं, मैं क्या क्या ट्रांजेक्शन कर, किसी की सैलरी के बारे में मैं बता रहा होता हूँ, किसी के डेट ऑफ मतलब उसके डेमोग्राफिक के रिकॉर्ड्स के बारे में, किसी अगर पेशेंट है उसके सारे हिस्ट्री के बारे में बता रहा होता हूँ। तो कोई भी बाइनरी लॉग्स पढ़ ले,
इस तरीके से हम उसको नहीं रखते कि वो सिंपल ओपन टेक्स्ट हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक और चीज मैं बताता हूँ, मैंने एक कमांड लिखा, क्रिएट यूजर किया, क्रिएट यूजर, जैसे मैंने राज टेक लिखा, हम अपने चैनल का नाम लिखते हैं राज टेक लीडर, तो मैंने राज टेक लिखा @%, ये इसके बारे में मैं भी काफी बात करूंगा बाद में। आइडेंटिफाइड, ये जब मैं सिक्योरिटी बताऊंगा, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, तब मैं इसके बारे में बात करूंगा कि कैसे यूजर क्रिएट करते हैं, कैसे परमिशन देते हैं। भाई अगर इसके पासवर्ड मैंने रूट रख दिए, तो ये बाइनरी लॉग क्या करता है, ये यूजर बन गया, ये बाइनरी लॉग इसको सिंपल टेक्स्ट में नहीं लिखेगा, बिकॉज ये काफी सेंसिटिव है, किसी का पासवर्ड, और उस पासवर्ड जो बाइनरी लॉग्स के अंदर लिखे हैं उसको आप इजीली वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, वो ऐसा फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे काफी सेंसिटिव होता है ये, और इसको सिंपल आप लिनक्स कमांड से नहीं पढ़ सकते। तो अगर मैं इसको, मुझे पढ़ना है इसको, तो इसके लिए एक टूल आता है, माई माई एसक्यूएल बिन लॉग, ये एक टूल है जिसके थ्रू हम बाइनरी लॉग्स को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा माई एसक्यूएल बिन लॉग, और ये 36 जो लास्ट फाइल है इसको मैंने पेस्ट कर दी यहाँ पे, ओ सॉरी, इसको ऐसा, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से मैं करूँगा। यहाँ पे हाइफन हाइफन, इसको पढ़ने के बड़े सारे हैं, हाइफन हाइफन, हाँ, वर्बोस हमने किया, और इसको इस तरीके से अब आपके सामने पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी स्टेटमेंट आपके सामने है। यहाँ पे MySQL binlog, हमने इस फाइल को ओपन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपने देखा यहाँ पे तो क्रिएट डेटाबेस भी होगा, क्रिएट डेटाबेस डेमो, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। फिर इसके बाद क्रिएट टेबल होगा, अगर आप यहाँ पे जाएंगे, ये सिंपल बाइनरी लॉग्स को पढ़ना, इट्स नॉट अ सिंपल टास्क, नो, मतलब सिंपली आप, कोई जो एक सिंपल पर्सन है जो कि इन सब चीजों के बारे में नहीं जानता, वो इतनी आसानी से इसको नहीं पढ़ सकता। अगर देखो मैंने सारा ओपन कर दिया, मैं खुद ही बहुत मुश्किल से इसको पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो ये बहुत सिंपल नहीं है। अगर मुझे क्रिएट टेबल यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि क्रिएट टेबल है कहाँ, इंसर्ट है, क्रिएट टेबल है, ये सारे यहाँ पे लिखे होंगे। देखो इंसर्ट है, लेकिन हमने दो डेटा इंसर्ट किया, एक ये है, एक ये इंसर्ट किया हमने, और भी होंगे, सारे के सारे यहाँ पे लिखे होंगे। अब उसको ढूंढना, मैं थोड़ा सा इसको ढूंढने का एक तरीका मैं निकालता हूँ, सो दैट कि देखो, अगर मैंने क्रिएट यूजर किया राजटेक, यहाँ पे पासवर्ड जो मैंने लिखा था सिंपल रूट लिखा था, लेकिन ये पासवर्ड देखो आप, ये पूरा का पूरा इनक्रिप्टेड है, इसको आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो बाइनरी लॉग्स, इन सब चीजों पे भी काफी फोकस है इसका, कि सिंपल आदमी अगर इसको डिक्रिप्ट कर भी ले तब भी इसको इजिली नहीं पढ़ पाएगा। इसको करना था MySQL binlog binlog -v 36 36 dot txt,
अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ विम .txt। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ डेटाबेस बेस तरीके से क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से क्रिएट टेबल अगर मैं करूं तो देखिए यहाँ पे क्रिएट टेबल स्टेटमेंट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर इंसर्ट मैं करूं, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट 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 इनटू, अगर ऐसे मैंने लिखा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। इंसर्ट इनटू देखो यहाँ पे आपने देख लिया, अगर मैं नए पे जाऊं इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू इस तरीके से 1 2 इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं चीजें, तो आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम आपको बाद में भी बताएं। और ये स्टेटमेंट ये बाइन रो बेस्ड है, ये कैसे डिफर है मैं बाद में रिप्लिकेशन के वक्त बताऊंगा कि ये कोई सा स्टेटमेंट कौन सा मिक्स्ड और कौन सा रो बेस्ड है, ये कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा बाइनरी लॉग से रिलेटेड चीजें मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट बाइनरी लॉग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मैं रिप्लिकेशन जब डिस्कस करूँगा तब उसके बारे में डिटेल में और डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द बाइनरी फॉर्मेट। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो click on the bell icon. Thank you.